नमस्ते सिंसियरली एसएससी की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे भाई। सिंसियरली इसलिए मेरे भाई कि तैयारी तो सब कर रहे हैं, पर मॉक टेस्ट तो बहुत थोड़े से ही बच्चे लगाते हैं। 40 लाख बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाने वालों की संख्या 1-1.5 ही है। बस वही क्रीम है, बाकी सब भीड़ है, कचरा है मेरे दोस्त। और मेरे भाई हमने इतना अच्छा काम किया है कि जितने भी सीरियस बच्चे हैं और जो भी सिलेक्ट होंगे 2025 में, वो सब हमारे पास हैं, क्योंकि वो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के भी लगा रहे हैं और हम हर सैटरडे संडे को जो ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराते हैं उसको भी अटेम्प्ट करते हैं। तो ये हमारा ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम के लिए, जो 28 और 29 जून सैटरडे संडे को मेरे भाई 48 घंटे के लिए एप्लीकेशन पर लाइव रहेगा। 1 घंटे का टेस्ट, 100 क्वेश्चन होंगे। कोई भी बच्चा फ्री में इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेगा, तुरंत ही आपको सवालों का सॉल्यूशन मेरे प्यारे भाई, आपकी परसेंटाइल, रैंक, सब कुछ पता लग जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना। आप एप्लीकेशन पे जाओ, लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। देखिए इससे पहले जो है हम कई सारे टेस्ट, अच्छा 7 है, लाइव टेस्ट 7 है मेरे भाई। हम ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 6 तक करवा चुके हैं, हर सैटरडे संडे करवाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह अकेला लाइव टेस्ट है जो सिलेक्टेड टॉपर्स ने बनाया है, जो 2023 में 24 में सिलेक्ट हो चुके, जिनकी बहुत अंडर 500 रैंक है, और मैथ्स वाला सेक्शन में खुद तैयार करता हूं। बहुत सारे जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है वो यूट्यूब पे जो है इनका सॉल्यूशन भी कराते हैं, हमारे जो टेस्ट का हर सैटरडे संडे बहुत बढ़िया कराते हैं, मैंने देखा है। और मैथ्स वाला जो है मैं खुद ही सॉल्व कराता हूं, क्योंकि मैं डिटेल में समझाता हूं, केवल सॉल्यूशन ही कराना, समझाना भी है, उसके पीछे का कंसेप्ट थ्योरी बेसिक भी बताता हूं। ठीक है। तो पहले आप ये टेस्ट खुद अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद मेरे भाई ये सॉल्यूशन देखें, तो ही आपको पूरा फायदा मिलेगा। आज का मॉक टेस्ट थोड़ा टफ लेवल का है, इसमें मेरे भाई 20 या उससे ज्यादा सवाल आपके ठीक होने चाहिए। अगर आप 20 सवाल बना पा रहे हैं 25 में से तो बढ़िया बात है, क्योंकि मैंने जो है एग्जाम का जो एग्जैक्ट लेवल उससे 40-50% ऊपर ही पेपर सेट करता हूं। ठीक है। चलिए तो शुरू करें मेरे भाई आज की कहानी सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल, 10 पाइप जिनकी एफिशिएंसी सेम है, एक टंकी को 35 मिनट में भरते हैं, 3 पाइप खराब हो जाते हैं, बाकी पाइप टंकी को कितने समय भर सकते हैं? 10 पाइप टंकी भर रहे हैं 35 मिनट में, 10 में से 3 खराब हो गए, बच्चे 7 पाइप। 7 पाइप कितने मिनट में भरेंगे? ठीक है। M1D1 बराबर M2D2, 7 से 35 5 बार चला गया, 5 2 शाम 50 मिनट में भरेंगे। पहला सवाल आसान खुला है आपके सामने। ये बताइए, ये मध्य प्रदेश पटवारी के पेपर का सवाल है ना। पटवारी के सवाल डाले हुए इस टेस्ट में, आपने तो बनाए नहीं होंगे, पर मैं तो दे रहा हूं। AC AD BD तीनों बराबर हैं, एंगल EAC 96, ये EAC 96 डिग्री का है। ACD ये वाला एंगल आपसे पूछा है बच्चे, ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है ना। अब सुनना, जो साइड AC है वही साइड आपका AD है और वही साइड आपका BD है। ये है क्या? AC AD BD बराबर है, ये 96 डिग्री का है। बता स्टूडेंट्स क्या होगा फटाफट। मान लो मेरे भाई ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि आपको थीटा निकालना है। मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, तो ADC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड बराबर, 2 एंगल बराबर। अब अगर मैं इस ट्रायंगल ADB को देखूं, तो ट्रायंगल ADB का ये एक्सटीरियर एंगल है भाई, ये कौन? ये एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल को देखा जाए तो साइड AD साइड BD बराबर है, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ट्रायंगल ADB में ये दोनों एंगल बराबर होंगे मेरे भाई, क्योंकि 2 साइड बराबर है, एक्सटीरियर थीटा है। अगर इन दोनों एंगल का सम थीटा होगा तो ये दोनों बराबर हैं, तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी थीटा बटे 2 होगा, ये भी थीटा बटे 2 होगा। क्या आपको बात समझ में आई? बात समझ में आई? यही प्रॉपर्टी लगा दी कि 2 साइड बराबर, 2 एंगल बराबर। ठीक है जी। अब सब कुछ भूल जाइए, ये सब कुछ भूल जाइए, क्या भसड़ चल रही है। ये देखो दिखाई दे रहा है मेरे भाई आपको, क्या आपको बड़का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? बड़के ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, एक साइड को आगे बढ़ा के बनाया 96 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का सम, यानी कि θ/2 प्लस थीटा बराबर 96 डिग्री। बोलो, तो यहां से 3θ/2 बराबर आ जाएगा भाई 96। ठीक है। तो 3 से आपका 96 जाएगा 32 बार, 32 दूनी 64। तो ये एंगल C आपसे पूछा था 64 डिग्री, ACD यही तो पूछा था, 64 डिग्री आंसर है पहला ऑप्शन। ठीक है। आसान सवाल था, कुछ नहीं है। आइए
तीसरा सवाल है, ए किसी काम को 68 दिन में कर सकता है। ए और बी 11 से 1/3 दिन में कर सकते हैं। बी 4 गुना काम कितने दिन में करेगा? ए काम कर रहा है 68 दिन में। बहुत बढ़िया। अगर दो लोग ए और बी मिल जाए, वो काम कर रहे हैं 11 सही 1/3, तो 11 तिया 33 से 34/3 दिन में दोनों लोग काम करते हैं। अभी ठहर जाओ बेटा, अभी मजा आएगा आपको, ठीक है ना। 68 और 34 कैल्शियम 68 हमने टोटल वर्क मान लिया मेरे भाई, ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, ठीक है। ए प्लस बी की कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 6 आ जाएगी, 6 आ जाएगी। किसी को कोई समस्या? बोलो भाई। 68 को डिवाइड करेंगे ना 34/3 से, 68 यूनिट काम ए और बी 34/3 दिन में करते, तो 34 दूनी 68, 2 तिया 6। अब ए की एफिशिएंसी 1 है, ए प्लस बी की 6, तो बी की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 5। यही पूछा बी 4 गुना काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है 68, बी करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 68/5 दिन में। बी जो है 68 यूनिट काम 5 एफिशिएंसी के साथ 68/5 दिन में कर लेगा। लेकिन 4 गुना काम करना है तो समय भी तो 4 गुना लगेगा, समय भी तो 4 गुना लगेगा। तो ये आपका आंसर आना चाहिए मेरे भाई, है भी। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 68 गुणा 4 ही कर लेते हैं ये, 240 और 32, 272/5। 272 को 5 से भाग देंगे तो 270, 54 बार जाएगा। 54 सही 2/5 आंसर आएगा, ए ऑप्शन। 54 सही 2/5 दिन कर पाएंगे। आसान है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। सवाल नंबर 4, कॉस 40 डिग्री ए है, कॉस 100 डिग्री ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें केवल आपको फॉर्मूला बताना है, आंसर स्मॉल ए के टर्म है। बेहतरीन सवाल सेट करके डाला है जी। 40 डिग्री से रिलेटेड होना चाहिए मेरे भाई। आप बताओ, ये 100 तो नहीं है। 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में ना 100 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा, तो ये माइनस का कॉस 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। और मेरे भाई आप बताओ, 40 डिग्री का दुगुना है 80। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 80 डिग्री क्या होगा? कॉस 80 डिग्री होगा 2 कॉस स्क्वायर 40 डिग्री माइनस 1। कॉस 40 डिग्री को ए बोला है, तो 2 कॉस स्क्वायर 40 डिग्री यानी कि 2a स्क्वायर माइनस 1। माइनस से गुणा करेंगे तो 1 माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, पहला ऑप्शन, ठीक है। माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो 1 माइनस 2a स्क्वायर। कितना प्यारा सवाल डाला बच्चों आपके लिए, त्रिकोणमिति का नया सवाल, ठीक है जी। और ये तो मैं आपको देखिए, एक ही टेस्ट सैटरडे संडे फ्री आ रहा है, पूरे इसी तरह के क्वालिटी मॉक टेस्ट की सीरीज है हमारी। टेस्ट सीरीज पावर प्रैक्टिस बैच 2.0 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वहां भी इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, यही क्वालिटी सवाल मिलेंगे जो टेस्ट रहेंगे एप्लीकेशन पर मिलेगी 199 में मेरे भाई, टेस्ट सीरीज। और देखो पिछले 5 साल के फ्री हैं, आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, सीजल के प्रीवियस ईयर के 839 टेस्ट फ्री हैं 2019 से लेकर 24। तो अगर उनका सेक्शनल वाइज मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस भी अलग अलग फ्री है ना। तो फ्री टेस्ट इतने बेटा 167 टेस्ट, 50 दिन बचे पेपर में, दिन में 4 टेस्ट भी लगाओगे तो निपटेंगे जाके। इतने ज्यादा हमने जो फ्री टेस्ट डाल रखे यहां पर। सवाल नंबर 5, हां ये सवाल मैंने स्पेशली डाला बच्चों आपके लिए नया बना के, बेहतरीन सवाल लगा हमें। एक रोम्बस जिसका एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था क्वेश्चन को, इसके अंदर एक सर्कल बना है जो साइड को टच करता है, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कल का पेरीमीटर 6 पाई है, तो रोम्बस का एरिया बताओ। रोम्बस आप समझते हैं, एक ऐसा मतलब पैरेललोग्राम मान लीजिए जिसकी मेरे दोस्तों आमने सामने की जो साइड्स, सारी साइड्स ही, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स बराबर होती है। तो ये मान लीजिए जैसे आपका जी रोम्बस है। अब इसके अंदर जो है, मान लो एक सर्कल इनस्क्राइब्ड है इसके अंदर, ब्लैक ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है? ये वाला मान लीजिए इसके अंदर जो है ये सर्कल इनस्क्राइब्ड है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई, फिट हो जा भाई। यस, ये हो गया मेरे भाई। तो ये रोम्बस है मान लो, ठीक है जी। और रोम्बस मैंने मान लिया इसके ए बी सी डी,
इसके अंदर सर्कल स्क्राइब है जो चारों साइड को टच कर रहा है। एक डायगोनल 10 है, इसका पेरीमीटर 6 पाई। देखो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, 6 पाई है, यानी कि यहां से सर्कल की जो रेडियस आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब नियम यह कहता है कि अगर किसी रोम्बस के दोनों डायगोनल खींचे जाएं तो दोनों डायगोनल जो हैं एक दूसरे को यहां काटेंगे पॉइंट ओ पर 90 डिग्री के कोण पर। तो ये जो एंगल आएगा ना मेरे भाई, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक डायगोनल 10 है और ये बाइसेक्ट भी करेंगे डायगोनल। ये डायगोनल जो है 10 है, बाइसेक्ट भी करेंगे आधा आधा, ये हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। और रेडियस इसकी 3 आ गई, तो ये मेरे दोस्तों सेंटर यहीं पे होगा सर्कल का। यहां से मिलाएंगे मेरे भाई, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण, ये आएगा 3। अब देखो दोनों तरीके हैं, या तो इस रोम्बस की साइड पता कर लो या दूसरा डायगोनल पता कर लो। ना तो मुझे रोम्बस की साइड पता है ना दूसरा डायगोनल पता है। अगर मैंने मान लीजिए ये डी है, मान लीजिए डी है, तो ये भी डी होगा। रोम्बस की जो साइड है वो स्मॉल ए है, रोम्बस की जो साइड है स्मॉल ए है। बताइए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बीओसी। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से हाइपोटेनस सामने वाले पर परपेंडिकुलर ये 3। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर ये 3, तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई बताओ। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो हाइपोटेनस की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 90 डिग्री बनाने वाली साइड का सम बटे थर्ड साइड, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा बटे हाइपोटेनस। तो यहां से ये डी बाई ए आ जाएगा मेरे भाई 3/5, डी बाई ए 3/5 आ गया, डी बाई ए। ठीक है जी। अगर रोम्बस के अंदर किसी सर्कल की रेडियस निकालने का कंसेप्ट आए तो ऐसे निकालते हैं मेरे भाई। ठीक है, यानी कि रेशियो पता चल गया कि डायगोनल अगर 3 यूनिट है तो साइड 5 यूनिट है। और मेरा सवाल यहीं से सॉल्व होगा मेरे भाई। मान लो ये डायगोनल का और ये साइड का रेशियो आ गया, इन दोनों का रेशियो आ गया डायगोनल का और इसका 3:5। ये 3:5 आ गया मेरे भाई, 3:5। देखो ये हाफ हाफ तो है ही, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। बोलिए, अब आप खुद देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है 5 है, ये 90 डिग्री तो 4 आएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट। अगर 4 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 4 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी भी 5/4, 3 की वैल्यू आएगी 15/4 सेंटीमीटर, 15/4 सेंटीमीटर हो गया। अभी ये इन दोनों का रेशियो 3:5 है। रेशियो को सर्कल में बंद कर देता हूं। 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने 5 है, 3 4, 4 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया मेरे भाई। तो 1 की वैल्यू 5/4, 3 की वैल्यू 15/4। यानी कि अब निकाला रोम्बस का एरिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1/2, एक डायगोनल जो है वो 10 है, दूसरे डायगोनल का ये आधा आया, ये दूसरे डायगोनल का आधा 15/4, तो दूसरा डायगोनल होगा 15/4 का दोगुना, यानी कि 15/2। तो ये आएगा मेरे भाई 150/2, 150/4 हो गया भैया, 150/4 यानी कि 37.5। इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, 37.5। बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, जिसने एक बार किया वही कर पाएगा मेरे दोस्तों। इस कंसेप्ट का क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 8% ज्यादा है, मार्क प्राइस पर छूट 10% है, तो मार्क प्राइस के कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है? देखो भाई, ये प्रॉफिट ही तो दिया है। किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 8% ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 8% ज्यादा है, यानी कि लाभ उस सामान पे 8% का है, डिस्काउंट 10% है। एमपीसीपी का रेशियो पूछा, पढ़ा नहीं रखा? किसी भी सवाल में डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से आ जाएगा। 100 - D/100 + P फॉर्मूला है। डिस्काउंट है 10%, 100 - 10 90, प्रॉफिट है 8%, 100 + 8 108, तो जाएगा मेरे भाई 18 से 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 5/6 आ गया। ये सीपीएमपी का पूछा, उल्टा मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का, तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो भी उल्टा आएगा यहां पे। अच्छा, हिंदी में गलत हो गया भैया, हिंदी में गलत लिख दिया मेरे भाई। ये क्रिय मूल्य का कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है, तो सीपी से मार्क प्राइस का रेशियो 5-6, मैं इसको ठीक करवा दूंगा, 5-6 है। ठीक है जी, आगे आ जाइए। पेपर में भी इस तरह की गलती आ जाती हैं। सवाल नंबर करेंगे आप 7। बोलो बच्चों, ये सवाल मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम का है। ये वाला सवाल मैंने जो है टेस्ट में डाला। आपके सामने एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के अंदर डाला है
सर्कल और एक रेक्टेंगल, कोने में रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है मेरे भाई, ये बड़ा वाला स्क्वायर है, इसके अंदर सर्कल है, कोने में रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के डायमेंशन दिए हैं 20/10 है ना, ये 20/10 है, 20 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर चौड़ा रेक्टेंगल है। आपसे पूछा सर्कल की रेडियस, ये सर्कल का सेंटर आएगा मेरे भाई। अब बताओ सर्कल की रेडियस, आप मुझे बताओ ये क्या है, ये सर्कल की जो है रेडियस है स्मॉल आर, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, है ना। जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर है, यहां तो तीन तीन फिगर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो। सेंटर से सरकमफरेंस तक की दूरी, ये भी सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। मुझे जरा एक बात बताना कि ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी भाई। अगर ये सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है तो जस्ट इसके सामने लेंथ है, ये लेंथ भी आर होगी। अगर ये सर्कल की, भाई ये सर्कल है मान लो, ये सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, तो इसके सामने मैं एक और ये लेंथ खींचता हूं, ये भी तो स्मॉल आर ही होगी, बोलो। तो यहां पे अगर ये सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है तो इसके जस्ट सामने मेरे भाई ये भी पैरेलल लेंथ है, ये भी स्मॉल आर होगी, पर ये 20 है। ये रेक्टेंगल जो है आयत के आमने सामने भुजा बराबर होती है, 20 है, ये 10 है, तो ये पूरा आर है, ये 20 है, तो कितना बचा ये लेंथ यहां से यहां तक कितनी बची, आप ये बताओ, ये लेंथ कितनी बची यहां से यहां तक, ये लेंथ आएगी स्मॉल आर माइनस का 20, स्मॉल आर माइनस का 20। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही आप ये बताओ कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ बताइए आप, ये वाली। भाई सर्कल की पूरी रेडियस यहां से यहां तक स्मॉल आर है, ये सर्कल की पूरी रेडियस स्मॉल आर है, पर ये लेंथ है 10, तो इसके सामने ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, तो ये लेंथ कितनी बची यहां से यहां तक, ये लेंथ बचेगी R-10, R-10। आगे समझ में। और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर बन रहा है ना, ठीक है। तो आपको ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है, ये R-20 आ गया, ये R-10 आ गया R। अब इसमें पाइथागोरस लगा दो, हालांकि पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं, सीधा आंसर 50 सेंटीमीटर आ गया। ये साइड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे छोटी भुजा R-20, उससे बड़ा R-10 और सबसे बड़ा R। पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है, यहां साइड 10 का गैप है बेटा, R-20 में 10 जोड़ूंगा R-10, इसमें 10 जोड़ूंगा R, एक ही ट्रिपलेट है 3 4 5, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 10 का गैप है तो 10 गुना 30 40 50, 30 40 50, रेडियस 50 होगी मेरे भाई, ये 50 - 20 30 आ जाएगा, ये 50 - 10 40 आ जाएगा, 30 40 50। ठीक है बच्चों, तो ए ऑप्शन आंसर है भाई, सरल सवाल है, कुछ भी नहीं था। आगे चलेंगे। रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 ईयर फॉर सेम प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 33.33% पर एनम। बहुत बढ़िया, नया सवाल दोस्तों आपके लिए, नया सा क्वेश्चन है। बोला अगर ब्याज की दर 33.33% है तो 4 साल के सीआई और 4 साल के एसआई का रेशियो क्या है। 4 साल के सीआई और 4 साल के एसआई का रेशियो क्या है अगर ब्याज की दर 33.33% है। एक बात सुनना, 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि परसेंटेज तो बहुत गंदी सी है, 1/3। 4 साइकिल का ब्याज निकालना हो सीआई तो एक गोल्डन रेशियो आपको याद होना चाहिए, 4 6 4 1, 4 6 4 1 मेरे प्यारे भाई, इससे सारा खेल खत्म है। हम 4 साइकिल की बात कर रहे हैं, देखो ब्याज की दर है 33/3%, 1/3 आ रहा है, तो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया 3 की पावर 4 यानी कि 81। हमेशा 3 साल की बात हो पावर 3, 4 साल की बात है पावर 4, मैंने प्रिंसिपल को 81 मान लिया, क्योंकि करना क्या है 1/3 करते जाना है, 33.33% निकालते जाना है। 81 का 1/3 27, 27 का 1/3 9, 9 का 1/3 मेरे प्यारे भाई 3 आ गया, 3 का 1/3 1 आ गया, ये आ गया मेरे भाई। तो यहां जो फर्स्ट कैलकुलेशन आएगी 27 चौका 108, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 108, 108 यानी कि सी ऑप्शन, नहीं ये भी हो सकता है ना, बी ऑप्शन भी हो सकता है, देख लेते हैं। 27 चौका 108 पूरा कैलकुलेट करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 6 निम्मा 54,
4 तिया 12, एक एकम एक, बताओ 108 प्लस 54, 162 प्लस 12, 174 प्लस 1, 175, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 175, 175, और ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, ये रेशियो आ गया ऑप्शन नंबर सी। सी आंसर है सवाल का। यानी कि अगर ब्याज की दर 33.33% है तो 4 साल का सीआई 175 और 4 साल की सीआई का रेशियो 108 होगा, अगर प्रिंसिपल 81 यूनिट माना है। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। गजब लेवल का जो है सवाल है, क्रिएटिव। आगे आएंगे सवाल नंबर 9। फिर से त्रिकोणमिति का सवाल आ गया। कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री इंटू सेक 9 डिग्री प्लस, देखो ये सब सवाल आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, 90 चेक करा करो आप हैं। एक सेम कर लेते हैं 9 9, 81 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 9, साइन बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस 9 प्लस कॉस 9 हो जाएगा 2 कॉस 9 डिग्री, 2 कॉस 9 डिग्री। ऐसे यहां 81 का कॉम्प्लीमेंट्री 9 होता है, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, सेक 9 प्लस सेक 9 2 सेक 9 डिग्री, सेक 9 प्लस सेक 9 2 सेक 9 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बटे। अब यहां देखो आप लोग नीचे, ये तो 1 है ही, ये देखना है मेरे भाई, ये चीज आपको देखनी है। तो यहां से 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, एंगल का सम फिर से 90 है, 63 27 90। अगर एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा प्लस 1। कॉस 9 सेक 9 कट गया, तो ऊपर हो गया 2 गुणा 2 4, और नीचे आ गया मेरे भाई 2 और 1 3, 4/3 आंसर है। यानी कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सारे कंसेप्ट पता हैं तो ये सवाल है 10 सेकंड का, इससे ऊपर का सवाल नहीं है। और देखो ये सारे कंसेप्ट मैंने अपनी इस किताब में लिख रखे हैं, फॉर्मूला बुक में, सारे कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, ट्रिग्नोमेट्री के। अभी मैंने आपको रोम्बस का तगड़ा सवाल कराया, रोम्बस के अंदर सर्कल, तो सब चित्र बना बना के एग्जाम्पल के साथ सब चीज समझाई हुई है। तो फॉर्मूला रिवीजन के लिए आप ये किताब मंगा लेना, अगर आपके खुद के नोट्स बने हुए नहीं है, खुद के नोट से तो कोई जरूरत नहीं भाई फिर किताब की। आइए सवाल नंबर 10। यदि पेट्रोल की कीमत में X% की वृद्धि होती है, कंजम्पशन X% डिक्रीज होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 20.25% बढ़ जाता है। पूछा है परसेंटेज चेंज क्या होगा एक्सपेंडिचर में अगर प्राइस और कंजम्पशन दोनों x/3% बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया। देखो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। अब पेट्रोल की कीमत प्राइस X% बढ़ता है, कंजम्पशन खपत X% कम होती है, बीच में है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव, तो खर्चे में कितना चेंज आएगा? x और माइनस एक्स का सक्सेसिव, x और माइनस एक्स का सक्सेसिव होता है x स्क्वायर बटे 100% डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप प्राइस X% बढ़ाओगे, कंजम्पशन X% घटाओगे, तो खर्चा x स्क्वायर बटे 100% घट जाएगा। जबकि मेरे दोस्तों सवाल के अकॉर्डिंग खर्चा कितना कम हुआ? कुल खर्च 20.25% कम हुआ, 20.25% कम हुआ। ये आ गया, परसेंटेज हटा लो, 100 की गुणा आ जाएगा भैया 2025, 2025 का अंडर रूट 45, तो x की वैल्यू पहले मैंने निकाली यहां से 45। अब बोला एक्सपेंडिचर, ये वे नहीं होगा मेरे भाई, ये होगा यहां पर कीमत। यदि कीमत और खपत, कीमत और खपत, ये लिखा है ना प्राइस और कंजम्पशन, दोनों x/3% बढ़ जाए तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा भाई? x का मतलब है 15, 15 बटे x का मतलब है 45, 45/3 आ गया 15%। अब हमने प्राइस भी 15% बढ़ा दिया, हमने उपभोग खपत भी 15% बढ़ा दी, तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा? 15 15 का सक्सेसिव, 15 15 का सक्सेसिव, 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15/100, जो कि आप दिमाग में कर सकते थे 30, और ये आ जाएगा मेरे भाई 225/2.25, यानी कि 32.25%। ये बढ़ जाएगा खर्चा आपका। आ जाओ, 3 आदमी एबीसी है, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 5-7-3 है। एबीसी मिलकर 21 दिन में काम कर सकते हैं। अगर ए और बी ने 15 दिन काम किया तो सी बचे काम को कितने दिन में करेगा? बहुत बढ़िया भाई,
देखो ये आसान सवाल है, 3 लोग हैं, ए बी सी, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। ए बी सी मिलकर 21 दिन में काम कर सकते हैं। ए बी ने 15 दिन काम किया, सी बचे काम को कितने दिन में करेगा? एक बात बताना भाई, 3 लोग मिलकर किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो ए को भी 21 दिन काम करना पड़ेगा, बी को भी 21 दिन काम करना पड़ेगा, सी को भी 21 दिन काम करना पड़ेगा, तब जाके काम पूरा होगा। यानी कि सी को 21 दिन तो काम करना ही करना है अपने हिस्से का, सी को 21 दिन तो काम करना ही पड़ेगा अपने हिस्से का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ए और बी ने 15 दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया, है ना? या ए और बी को भी काम 21 दिन करना चाहिए था भाई, ए को भी काम 21 दिन करना चाहिए था, बी को भी 21 दिन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने काम 15 दिन ही किया, 6 दिन काम छोड़ दिया। ए और बी अपने 6 दिन का काम छोड़ के भाग गए, ए और बी। तो जो ए और बी 6 दिन का काम छोड़ के भाग गए, वो काम भी सी को करना पड़ेगा, तो सी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा भैया। ए और बी एक दिन में 5 और 7 12 कुर्सी बनाते हैं, 6 दिन का काम छोड़ के भाग गए, 12 चिंग 72, ये काम भी सी को करना पड़ेगा। सी बेचारा करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ, तो बटे 3, तो 3 दूनी 6। तो आ गया मेरे भाई 21 और 12 दूनी 24, तो 21 और 24 आ गया 45, 45 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे भाई सवाल नंबर 12, अगर अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 200 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा पाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान बताओ। बताओ जी। 200, 25 अट्ठे 200, कुछ बनेगा क्या? 20 और 10 30, 20 दुसाम नहीं बन नहीं रहा भाई। तो वही कर लेते हैं मेरे दोस्त, यहां पर अगर हैं तो हम यहां से अल्फा बीटा एलसीएम, और ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ठीक है ना? नहीं हो रहा है तो हम ऐसे करेंगे भाई, अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? ये माइनस का बी बटा, यानी कि माइनस का 32 बटा 1 -32, अल्फा गुणा बीटा क्या आएगा? सी बटा ए, यानी कि ये 200 बटा 1 200, ये वैल्यू केवल आप यहां रख दो। अल्फा प्लस बीटा की जगह -32 रखेंगे तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 1024, माइनस अल्फा बीटा है 200 दूनी 400, और ये बटे 200, तो ये 1024 में से 400 घटाएंगे तो 624 हो गया ना, 624 बटे 200, यानी कि 3.12 आ गया, 3.12 पाई के करीब पहुंच गया भैया। ए ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है, आसान है। When a number is divided by 357, the remainder is 39. If that number is divided by 17, the remainder will be. जब किसी संख्या को 357 से भाग करते 39 है, रिमाइंडर 17 से भाग करेंगे। देखो पहले डिवाइड कर रहे थे 357 से, अब कर रहे हैं 17 से, तो 357 का ही फैक्टर है 17, 357 का ही बच्चा है 17, 17 दूनी 34, 17 कम 17, तो कुछ मत करो, आप इसी 39 को 17 से भाग कर लो, 17 दूनी 34, क्या बच गया 5, रिमाइंडर 5 बच जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। इसका सिंपल ट्रिक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है, यदि कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो आपसे पूछा है कॉट की पावर 8x माइनस कॉट की पावर 4x माइनस 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3। देखो कॉसेक से ना आपको कॉट में जाना है, तो 1 को इधर ले आते हैं मेरे भाई, अगर मैं 1 को लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर, ये कॉसेक एक्स चला जाएगा राइट साइड में, तो माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई भैया यहां पे माइनस कॉसेक एक्स, ये कॉट स्क्वायर एक्स का मान आ गया। देखो पावर 2 में तो सारे फॉर्मूले होते ही हैं, पावर 2 को मत छेड़ो, ये पावर 8 को कर लीजिए।
अगर कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स है तो मुझे बताओ कॉट की पावर 8x क्या आएगा। मैं दोनों तरफ पावर 4 कर दूं, तो कॉट की पावर 8x आएगा भैया कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से पावर 4 करूंगा तो कॉट की पावर 8x आ जाएगा कोसेक की पावर 4x। अगर दोनों तरफ से पावर 4 करूं तो ये जो कॉट की पावर 8x है मेरे प्यारे भाई, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कोसेक की पावर 4x। मेरे हिसाब से अब सवाल होना चाहिए कॉट की पावर 8x आ गया कोसेक की पावर 4x, क्योंकि अब ये फॉर्मूला बन गया मेरे भाई। कोसेक की पावर 4x यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉट की पावर 4x कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया, इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। और ये हो गया मेरे भाई माइनस का 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3, माइनस 2 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब आप ये देखो भैया कॉट स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 कॉट स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर में से 2 कॉट स्क्वायर घटाएंगे माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स फिर से 1 बन गया। तो 1 प्लस 3 यानी कि 4। तो इस सवाल का जो आंसर है स्टूडेंट वो 4 है, 4। बढ़िया सवाल था, तरीके और भी हैं पर ये सबसे पहले दिमाग में क्लिक किया। आइए सवाल है आपके सामने 15। बोला ना मैंने सारे अच्छे अच्छे सवाल डाले, फोके फोके सवाल इसमें नहीं डाले हैं। अब ये जो है मेरे दोस्तों ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें आपको सीरीज दिखाई दे रही है 3 4 5 4 5 6 5 6 7। सिंपल तरीका होता है इस सीरीज का 1 बटे डिफरेंस। डिफरेंस कितना, पहले और तीसरे टर्म का, पहले और तीसरे टर्म का 2 2 का डिफरेंस है मेरे भाई, 1 बटे 2 ब्रैकेट। नंबर सिस्टम में सीरीज करवाई जाती है। यहां पे ना इस सीरीज में नीचे 3 3 टर्म है, तो शुरुआत के 2 संख्याएं और लास्ट की 2 संख्याएं, शुरुआत की 2 संख्या और लास्ट की 2 संख्या, यानी कि 1 बटे 3 गुणा 4 और माइनस 1 बटे 19 गुणा 20, 1 बटे 19 गुणा 20। दैट्स इट, ये आ गया मेरे भाई, यही आ गया। और ये आपको सॉल्व करना है। तो 1 बटे 2, यहां पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे भाई। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तो आएगा ही आएगा, 3 गुणा 19 गुणा 20 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी। अब 3 गुणा 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 बार, ये 4 पंजे 20, 19 पंजे 95 आएगा माइनस। 19 गुणा 20 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 बार जाएगा मेरे भाई, 95 माइनस 3 92, 2 से 92 काटूंगा 46 बार जाएगा, 2 से और काटूंगा तो 23 बार चला जाएगा, 2 से 20 को काटूंगा तो ये आपका 10 बार चला जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे भाई ऊपर का 23, 19 57 दुसाम 570, 23 बटे 570 है आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है ना। तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई इस तरह की सीरीज को सॉल्व करने का, स्पेशल सीरीज होती है। सवाल नंबर है 16। यदि n बराबर ये है तो n का लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ज्ञात करें। 11, 79, 13 और 73। ये 2017 सीजल मेंस का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। इसका सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कुछ नहीं है भैया, मुझे इस नंबर को ना बेसिकली सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करो। n बराबर, अभी 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13, तो यहां से 3 की पावर 13 तो कॉमन ही आ जाएगा। अगर मैं 3 की पावर 13 कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा यहां से 3 और यहां से बचेगा 1, 3 1 4 हो जाएगा और माइनस का 12। अच्छा, अब मेरे भाई 3 की पावर 13 गुणा 4, अगर मैं यहां से फिर से 12 कॉमन ले लेता हूं, 12 का मतलब होता है 4 तिया 12। देखो 3 की पावर 13 का मतलब 3 गुणा 3 की पावर 12 गुणा 4, ये 3 चौक 12। मैंने 12 कॉमन ले लिया तो बचेगा 3 की पावर 12 माइनस 1, 3 की पावर 12 माइनस 1। अब 3 की पावर 12 तो मैं नहीं बैठा कैलकुलेट करने मेरे भाई, 3 की पावर 12 को भी ब्रेक कर लो थोड़ा सा,
12 का मतलब 3 की पावर 6 का होल स्क्वायर -1 मतलब 1 का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ गया बच्चे। 3 की पावर 6 प्लस 1, 3 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 6 क्या होता है मेरे भाई? 3 की पावर 6 27 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 का स्क्वायर 729। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो क्या आएगा, 12 गुणा 3 की पावर 6 हो गया 729 प्लस 1 730, और ये आ जाएगा 3 की पावर 6 729 माइनस 1 728। तो मैंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसको चिथड़े चिथड़े कर दिए मेरे भाई ब्रेक करके। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा दिख रहा है लार्जेस्ट, यहां पर 730 में 73 आ रहा है, 730 में 73, 73 गुणा 10 है ना, 730 के अंदर 73 आता है तो 73 दिख रहा है, बाकी तो सब छोटे ही हैं। 79, 79 है क्या? 79 से कितनी बार जाएगा ये? 79 से नहीं कटेगा, तो ये है ही नहीं मेरे भाई, 73 आंसर है। 73 इसमें सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर आपको दिख रहा है। ठीक है जी। सवाल नंबर 17, सर्कल की रेडियस 25 है, दो पैरेलल कॉर्ड है सेंटर के एक ही ओर जिनकी लंबाई 48 30 है, दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी देखो। सीधा सा तरीका होता है बेटा, आपको डायग्राम बनाना है बनाओ, लेकिन जो समझता है कि एक ही तरफ मेरे दोस्तों दो कॉर्ड बनानी है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे, बाइसेक्ट होगा आधा आधा मेरे भाई। तो रेडियस जैसे यहां पर 25 बोली है, यहां पे मेरे भाई जैसे सर्कल की रेडियस 25 बोली है, दो जीवाओं की लंबाई है 48 और 30, तो 48 का आधा 24 हो गया, और दूसरा मेरे दोस्तों रेडियस 25 है, दूसरी कॉर्ड है 30, 30 का आधा मेरे प्यारे भी 15 हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगा ट्रिपलेट, 7 24 25 ट्रिपलेट बनेगा 7, ये क्या बनेगा 15 20 25 ट्रिपलेट बनेगा 15 20 25। इन एक ही तरफ है तो इनका डिफरेंस 20 और 7 का डिफरेंस 13, यही कॉर्ड के बीच की दूरी होगी मेरे दोस्तों, खत्म बिना डायग्राम बनाए। आओ, सुमित 7500 रुपए में दो वस्तु खरीदता है, पहली को 16% लाभ पर, दूसरी को 14% लॉस पर बेचता है। ठीक है, सुमित को ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताओ। ओके, दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आपको बताना है, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस। हाँ, कैसे करेंगे आप लोग इस सवाल को, जरा मुझे बताइए। रेशियो से करवा दूं, अगर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालना है रेशियो से करा देते हैं। 16% प्रॉफिट पर बेचता है पहली वस्तु, 16% की फ्रैक्शन लो 4/5, 4/25, ये सीपी है ये एसपी है मेरे भाई। सुमित दो वस्तु बेचता है, पहली वस्तु पे 16% प्रॉफिट होता है 4/25, यानी कि 25 का सामान 29 में बिका, 25 का सामान 29 में बिका, 4 यूनिट का प्रॉफिट है। दूसरी को बेचा 14% लॉस पर, 14% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 7/50, यानी कि 50 पे 7 का लॉस हुआ, 50 पे 7 का लॉस हुआ, तो 50 का सामान कितने बिका 43 में, 7 का लॉस हुआ, ये आया मेरे भाई। परेशानी फंस जाते कि सुमित को सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि। देखो यहां तो 4 का प्रॉफिट है, यहां 7 का लॉस है, अगर प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट सेम हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व। तो भैया प्रॉफिट लॉस के अमाउंट को सेम करने के लिए या 4 7 को सेम करने के लिए ऊपर 7 से गुणा नीचे 4 से गुणा, ऊपर 7 से गुणा नीचे 4 से गुणा, तो आपको ऊपर यहां गुणा करनी पड़ेगी 7 से और नीचे यहां गुणा करनी पड़ेगी आपको 4 से। अब हो गया मेरे भाई, नाउ अब ये शॉर्ट आउट हो गया मेरे भाई, है ना, क्योंकि ऊपर इस पहले आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस आ गया दूसरे पे। ठीक है, आपसे पूछा इन दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है, तो पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस है जी 29 सत्ते, 29 सत्ते यानी कि 203, दूसरी का भी 43 चौका, 43 चौका यानी कि 172, है ना, 43 की 4 में गुणा हो जाएगी 172। इनका डिफरेंस पूछा है तो इनका डिफरेंस आएगा 28 और 3 31, 31 सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आएगा मेरे भाई। 31 का मल्टीपल ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये आंसर है 620, ये उत्तर हो गया। ठीक है बच्चे,
आगे मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, पूरी कोई जरूरत ही नहीं है। आगे आ जाते सवाल नंबर 19 की तरफ। बोलो। t+40 का क्यूब रूट माइनस t-20 का क्यूब रूट बराबर 5। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। ओके बच्चों, यहां मेरे भाई देखो, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यूब रूट ऑफ t+40 का होल स्क्वायर, मान लीजिए आपके सामने ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट। पहले स्क्वायर किया, बाद में क्यूब रूट किया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले आप क्यूब रूट कर लो एक्स का, फिर स्क्वायर कर लो। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि मेरे भाई इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्यूब रूट ऑफ t+40 का होल स्क्वायर है तो क्यूब रूट ऑफ t+40 का होल स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ t-20 का होल स्क्वायर, ये है मेरे भाई। अब बताओ इन दोनों को देखकर क्या फील होता है, इन दोनों को देखकर क्या फील होता है। ये फॉर्मूले का हिस्सा है। मान लो मेरे भाई ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a माइनस b। तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये अगर इन दोनों की गुणा कर दूं तो क्या a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला नहीं हो जाएगा भैया। अगर ये a है, ये b है, a माइनस b, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब। इसका क्यूब करूंगा तो क्यूब रूट हट जाएगा, इसका क्यूब करूंगा क्यूब रूट हट जाएगा, t+40 माइनस b का क्यूब, इसका क्यूब करूंगा तो क्यूब रूट हट जाएगा, t-20। बात को समझे, बराबर राइट साइड में आएगा मेरे भाई 5 गुणा क्वेश्चन मार्क जो आपसे पूछा है। टी से टी कट गया, 40 और प्लस 20 60, तो 60 बराबर 5 गुणा क्वेश्चन मार्क, तो आ जाएगा 12, 12 पंजे 60। तो इस सवाल का जो आंसर था बेसिकली बी ऑप्शन है 12। आगे बात समझ में, अच्छा सवाल था, मजेदार सवाल है आपके सामने 20। ये मध्य प्रदेश पटवारी का सवाल है एज इट इज, जो मैंने आपको दिया है। बताओ यदि x बराबर ये है तो x का मान बताइए। ये तो ठीक है, यहां होल पावर हो रहा है, होल पावर हो रहा है तो आप इनकी गुणा कर देंगे, सिंपल। तो x बराबर आ गया भाई p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे p स्क्वायर। अब यहां पे होल पावर हो रहा है तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। जब पावर की आपस में गुणा करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 101 प्लस रूट 19 ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 101 माइनस 99 हो जाएगा, यानी कि 2। इसका स्क्वायर आ गया बेसिकली, इसका स्क्वायर ही तो खोलना है अभी। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि p की पावर 4 बटे क्यू की पावर 4, क्यू की पावर 4 बटे p की पावर 4 प्लस 2, ये आ जाएगा बेटा। इसका स्क्वायर ही तो खोलना है केवल, ऑप्शन के ऑप्शन में ही ये सवाल हो जाएगा। सवाल है आपके सामने स्टूडेंट 21, जो इस मॉक टेस्ट का सबसे अच्छा सवाल है। सोचो जरा आप इस सवाल को। देखिए भाई, दो साइकिल हैं, साइकिल ए और बी, उनके पहियों की रेडियस 30 और 40 सेंटीमीटर है। एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए ए के प्रत्येक पहिए में 20 से 5000 अधिक चक्कर की आवश्यकता होती है। पहले इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। वाइल ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, ईच व्हील ऑफ ए रिक्वायर्ड 5000 मोर रिवोल्यूशंस देन ईच व्हील ऑफ बी। साइकिल बी ट्रेवल्ड दिस डिस्टेंस इन 45 मिनट्स, देन इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर वॉज। बहुत बढ़िया मेरे भाई, आपको ना साइकिल बी की स्पीड निकालनी है, तो आपको यह पता लगाना होगा कि साइकिल बी जो डिस्टेंस चल रही है 45 मिनट में, वो डिस्टेंस है कितनी। और ये कैसे पता लगेगा, साइकिल में दो पहिए लगे होते हैं, दोनों की रेडियस बराबर होती है मेरे भाई। जब साइकिल चलती है तो जब साइकिल का पहिया चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में मेरे भाई जो पहिए की सरकमफ्रेंस होगी साइकिल के व्हील की, उतनी डिस्टेंस साइकिल चलती है आगे। एक बार पहिया रोल करेगा तो जितनी पहिए की सरकमफ्रेंस है साइकिल उतनी आगे खिसक जाएगी सड़क पे। तो जैसे यहां पे दो साइकिल हैं ए और बी अलग अलग, उनकी रेडियस 30-40 है, यानी कि रेडियस का रेशियो 3-4 है। तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों साइकिल की परिधि का रेशियो भी 3-4 होगा तो कोई दिक्कत, जो रेडियस का रेशियो वही सरकमफ्रेंस का रेशियो। अगर सरकमफ्रेंस का रेशियो 3-4 है
तो दोनों ही साइकिल एक सर्टेन डिस्टेंस जा रहे हैं, दोनों ही साइकिल सर्टेन सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए मेरे प्यारे भाई, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर सरकमफ्रेंस का रेशियो 3-4 है, तो ये जो चक्कर लगाएंगे मेरे भाई सेम डिस्टेंस कवर करने में, जो रेवोल्यूशन लगाएंगे करेंगे, रेवोल्यूशन का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 4:3। क्यों होना चाहिए मेरे भाई? क्योंकि भैया जैसे इसकी परिधि 3 है, 4 चक्कर लगाएगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? 3 चौक 12, डिस्टेंस सेम होगी। दूसरी साइकिल है बी, इसकी परिधि 4 है, चक्कर लगाती है 3, तो 3 चक्कर में कितनी जाएगी? 4×3=12, तो 12 डिस्टेंस सेम हो जाएगा ना। तो भैया जो सरकमफेरेंस का रेशियो होगा, सेम डिस्टेंस जाने में जो रिवोल्यूशन करेंगे, रिवोल्यूशन का रेशियो रिवर्स आएगा। वैसे भी यहां पर मेरे भाई ए साइकिल छोटी है, बी साइकिल बड़ी है, तो छोटी साइकिल को मेरे प्यार भी ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे सेम डिस्टेंस के लिए। यही बोला है कि भैया एक ए छोटी साइकिल है, ए के हर पहिए को बी से 5 अधिक चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इस डिस्टेंस को जाने में अगर साइकिल 4 यूनिट चक्कर लगाएगा तो बी लगाएगा 3 यूनिट, यानी कि ए को बी से 1 यूनिट चक्कर ज्यादा लगाना पड़ा, जबकि सवाल के अनुसार 5000 चक्कर ज्यादा लगाने पड़े। तो एक की वैल्यू 5000 आ गई, तो 3 की वैल्यू आ गई मेरे भाई 15000, 3 की, क्योंकि मैंने बी के बारे में बात किया, यानी कि साइकिल बी जो है इस डिस्टेंस को जाने में 15000 रिवोल्यूशन करती है, 15000 रिवोल्यूशन करती है मेरे भाई, 15000 बार रिवॉल्व होती है उसके पहिए। बस सवाल सॉल्व। आपसे पूछा इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर, साइकिल बी की स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। तो भैया इसकी परिधि 40 सेंटीमीटर है, तो परिधि आ जाएगी 2, आंसर पाई में ही ना, 2πr। 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं तो ये बटे 100, ये आ गया मीटर में, ये परिधि आ गई मेरे भाई मीटर में। यानी कि साइकिल भी एक चक्कर में, जब पहिए उसके एक चक्कर लगाएंगे इतनी डिस्टेंस जाएगी, पर साइकिल भी ने चक्कर लगाए 15000, तो 15000 चक्कर में कितनी डिस्टेंस जाएगी? गुणा 15000, गुणा 15000, ये आ गया मेरे दोस्तों मीटर में, ये मीटर में आया है, ठीक है ना। आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो किलोमीटर में बदल लेते हैं, मीटर को किलोमीटर बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। ये किलोमीटर, इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी साइकिल बी ने कितने समय में? 45 मिनट में। 45 मिनट का मतलब 45/60, 3/4 आवर, 3/4 घंटे में, है ना। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, टाइम आ जाएगा यहां पर 3/4, 3/4 आपका टाइम आ गया। और ये जो है अपन को सॉल्व करना है, यहीं से मेरा आंसर भी आएगा। 3 0 काट लो फटाक से, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 तिया 15 से 15 कट जाएगा, 4 जाएगा ऊपर, 2 दूनी 4 चौक 16 पाई, 16 पाई आंसर। ऑप्शन नंबर है बी। है ना। तो ये देखो ये सवाल कितना डिफरेंट था, अभी तक आपने ऐसा सवाल नहीं किया होगा। 2 सर्कल हैं, सर्कल के ज्यादा सवाल डाल दे मैंने इस टेस्ट में, चलो कोई बात नहीं। 2 सर्कल है जिनके सेंटर पी और क्यू है, उनकी रेडियस 9 और 6 है, उनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई है वो नहीं, लंबाई नहीं दी, एसी दी है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एसी है। एसी बिंदु बी पर पीक्यू को काटता है, ए बी 12 है, पीक्यू की लंबाई, डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, 9 और 6 सेंटीमीटर है ना, 2 सर्कल की रेडियस। तो भाई ये बड़ा सर्कल है मान लीजिए, और ये एक छोटा सर्कल है, ठीक है जी, ये हो गया। अब इनके सेंटर हैं पी और क्यू, इसका सेंटर मेरे दोस्तों मान लीजिए ये यहां पर पॉइंट पी है, और इसका सेंटर क्यू है, पी क्यू, रेडियस 9 6 है, उनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एसी, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये होता है, ये दोनों की ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। एसी, एसी बोला है मेरे भाई, ठीक है जी। एसी पॉइंट बी पर पीक्यू को काटता है, तो हम पीक्यू को मिलाएंगे, पीक्यू को मिलाते हैं तो ये जो एसी है ये पॉइंट बी पर काटता है पीक्यू को, ये वाला पॉइंट आपका बी हो गया। AB की लंबाई 12 है, PQ की लंबाई पूछी आपसे, AB की लंबाई 12 दी है और पूछा P से Q तक, यानी कि सेंटर के बीच की दूरी पूछी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोनों सर्कल की रेडियस दी है, दोनों सर्कल की रेडियस दी है, ये जो है रेडियस, ये भी रेडियस, और यहां पे इन दोनों की रेडियस बताइए 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो मेरे भाई ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। अब इस सवाल में असली खेल शुरू होता है, इस सवाल में
मेरे भाई ये 12 है, 9 है तो 15 आ जाएगा। 12 9 15 ट्रिपलेट लग गया। 12 9 15 बोलो, 12 9 15 ट्रिपलेट लग गया। ठीक है, कलर सही से दिख नहीं रहा यार इस पे बैकग्राउंड पे, कोई बात नहीं, फीलिंग को समझो। ये 9 है 12 तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये 15 आ गया यहां से यहां तक, यानी कि बी क्यू और निकालना है बस मुझे। आपको यहां पे दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं आमने सामने के, सिमिलर है बेटा ये, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों राइट एंगल है। तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। ये ना, ये 9 से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, 9 6, 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3 2 है, तो ये रेशियो भी 3 2 होगा। पी बी से बी क्यू का 3 2 होगा। अगर 3 की वैल्यू 15 है, 5 गुना ये 15 सेंटीमीटर, तो 2 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि बी क्यू आपका 10 आ गया। तो पी से क्यू तक आ गया 15 10 25, तो 25 सेंटीमीटर आंसर आ गया बेटा इस सवाल का। नंबर 24, किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का एवरेज 50 रन है, उसका मैक्सिमम स्कोर मिनिमम से 172 रन ज्यादा है। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूड, अगर इन दोनों इनिंग्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए, शामिल ना किया जाए, तो बाकी 38 पारियों का एवरेज 48 है। खिलाड़ी का हाईएस्ट स्कोर बताओ। देखो भैया, एक खिलाड़ी ने 40 पारी खेली, उसमें हाईएस्ट जो है वो लोएस्ट से 172 रन ज्यादा है, यानी कि हाईएस्ट स्कोर जो है वो लोएस्ट स्कोर से 172 रन मोर है, 172 रन। ये बात समझ में आती है? सवाल बोला 40 पारी थी, जिसमें अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट पारी को हटा दें, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट दो पारी को हटा दें, 40 में से दो पारी को हटा देंगे तो बची 38 इनिंग्स, रिमेनिंग 38 इनिंग्स का एवरेज 48 रन है। तो क्या आप हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का सम निकाल सकते हो मेरे भाई? हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग्स का सम क्या है? मान लीजिए 40 पारी का एवरेज 50 रन है, तो हाईएस्ट में भी 50 रन बनाए, लोएस्ट में भी 50 रन बनाए, मैंने ये मान लिया। जब मैं इन दोनों पारी को हटाता हूं तो इनके हटाने से एवरेज 48 हो जाता है, यानी इनके हटाने से एवरेज 2 कम हो गया मेरे भाई। पहले एवरेज 50 रन था, तो इनके हटाने से एवरेज 48 हो गया, 2 कम हो गया मेरे दोस्त, 2 कम हो गया, यानी कि इनके जाने की वजह से 2 का नुकसान हो गया मेरे भाई, 2 का नुकसान हो गया। कितनी? और वो नुकसान 38 पारियों में बांटा गया, यानी कि मेरे प्यारे भाई इनका जो सम होगा वो एवरेज से 38 दूनी 76 ज्यादा होगा। ये आ गया, ये डेविएशन मेथड कहलाता है। तो यहां से मेरे प्यारे भाई हाईएस्ट प्लस लोएस्ट आ जाएगा आपका कितना? 100 176, ये 176 आ गया मेरे प्यारे भाई। पूछा हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर आएगा जोड़ के आधा कर दो, यानी कि इनका एवरेज आएगा 174, 174 हाईएस्ट स्कोर है, डी ऑप्शन कुछ नहीं है। लास्ट सवाल करेंगे, सवाल नंबर 25 परसेंटेज का है। एक एग्जाम में 73% क्वांट में पास हुए, 70% जनरल अवेयरनेस में पास हुए, 64% दोनों में पास हुए। अगर 6300 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए तो बताओ स्टूडेंट्स हैं कितने? बहुत बढ़िया। देखो, एक एग्जाम में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में पास होने वाले बच्चे हैं 73%, जनरल अवेयरनेस में पास होने वाले बच्चे हैं 70%, और दोनों ही सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे हैं मेरे भाई 64%। तो आप मुझे बताओ, 6300 दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, तो मुझे बताओ मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले हैं भी, या तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में पास हो या जनरल अवेयरनेस में पास हो, ऐसे बच्चे कितने, यानी कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? मतलब ऐसे बच्चे जो या तो गणित में पास हो या जनरल अवेयरनेस में पास हो या दोनों में पास हो, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो सारे हो गए, लेकिन ये 2 बार रिपीट हो जाएगा ना, 64% तो दोनों में पास हुए, घटाना पड़ेगा, तो 70 माइनस 64 6, 73 से 79%, 79% ऐसे हैं जो मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास हैं या दोनों में पास हैं। ये यूनियन आ गया,
या तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास होने वाले, जनरल अवेयरनेस में, या दोनों में पास होने वाले 79% है। पर कुल बच्चे तो 100% होते हैं। अगर 100% में से 79% कहीं ना कहीं पास हैं, तो बाकी के 21% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गए। यही बात है ना। और ये आपको दिया है, इसलिए मेरा फोकस फेल बच्चों पे था कि 6300 बच्चे फेल हुए हैं। तो 21% के लिए 63 है, 1% की वैल्यू है 300, और 100% की वैल्यू आपको निकालनी थी, 2 जीरो चुपका दो, 30,000। तो आंसर है बेटे इसका 30,000। कुल 30,000 बच्चों ने पेपर दिया। तो पहले आपको यह निकालना था कि मिनिमम 1 सब्जेक्ट पास बच्चे कितने हैं। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले, ठीक है जी, या तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जनरल अवेयरनेस में, या दोनों में 79। बाकी 21% दोनों में ही फेल है मेरे भाई, और वो उसकी वैल्यू दी है 100%, निकाल लिया। इसी के साथ मेरे भाई ये मॉक टेस्ट एंड होता है। थोड़ा बढ़िया था, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि 20 सवाल आप ना कर पाओ। देखो, टफ होने में और इररिलेवेंट होने में फर्क होता है। बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे हैं जिनमें टफ के नाम पे इररिलेवेंट, बेतुके, जो आज तक ना आए, जिनकी ना आने की कोई उम्मीद है, वो सवाल डाल दे जाते, उनका कोई फायदा नहीं। मैंने आपको अच्छे अच्छे सवाल कराए, बेहतरीन क्वेश्चन। ये सवाल कितना बढ़िया है, ठीक है जी। देखो ये सवाल कितना बढ़िया है, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। ये देखो, यहां रेशियो अप्रोच के बिना जल्दी काम नहीं बनेगा, ये सवाल अच्छा है। लेकिन यहां कोई भी सवाल ऐसा नहीं कह सकते आप जो पेपर में ना आ सकता हो। ये देखो सवाल हमने नया बनाया, कितना जबरदस्त सवाल है। ये देखो, त्रिकोणमिति का नया बेसिक सा सवाल, ठीक है। तो इसलिए मैं सीना ठोक के कहता हूं कि हमारे मॉक टेस्ट का कंपाइलेशन सवालों का दी बेस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, हर सैटरडे संडे मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर मिलेगा। डेली 10 से 15,000 नए बच्चे डाउनलोड करते हैं हमारी एप्लीकेशन टेस्ट लगाने के लिए, डेली। अभी 7-8 महीने में हुए हैं, लगभग 20 लाख बच्चे जोड़ने वाले हैं। किसकी वजह से? कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं, केवल मेरा मुंह है और कंटेंट की वजह से। तो ये कंटेंट में ताकत है एप्लीकेशन की, इसलिए आप सभी डाउनलोड कर लो। धन्यवाद। आज इतना ही मेरे भाई। कल अब जो है नेक्स्ट हफ्ते करवाएंगे आपको अगला मॉक टेस्ट। बाय।